प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, और आपको पता है तो जल्दी जल्दी बताइए, तो फटाफट बताइए, तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो देखिए हिंद चीन में जो है वह चीन शामिल नहीं है, जो आपका ऑप्शन दिया गया है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में, तो चीन जो है वह शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिए और मिलाते जाइए जब आपको हम सही उत्तर बता रहे हैं तो। और यह PDF आप डाउनलोड नहीं की है तो जाइए हमारे ऐप में अपलोड है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, या आप प्ले स्टोर पर जाइए, मंटू सर लिखिए तो मंटू सर, या चैनल का नाम है DLS एजुकेशन लिखिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फटाफट जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए तो, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए तो फटाफट। अगला प्रश्न है कि बीना कांग्रेस कब हुआ था। बीना कांग्रेस, देखिए ऑप्शन कह रहा है कि 1815, 1818, 1820 या 1848। तो देखिए बीना कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं तो बीना कांग्रेस हुआ था 1815, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। सभी प्रश्न आपको पहले बताए हुए हैं, इसलिए सभी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको बताए थे कहिए कि सर ऑप्शन सी होगा, तो हाँ ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। गजब, बढ़िया से जवाब देते रहिए तो नीचे, और आप कमेंट करके हमें जरूर नीचे बताइएगा कि आपने 80 में कितने प्रश्न का जवाब दिया है, 1 से लेकर के 80 प्रश्न में आप कितने प्रश्न का आप जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। ऑप्शन कह रहा है कि सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ। तो देखिए यदि इसका बिल्कुल उत्तर सही की बात करते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो वह जो हुआ था वह यूरोपीय संघ का हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न कह रहा है कि नरोत्तम सिन्हानो किस देश के शासक थे। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है और आपको बताए भी थे कि प्रश्न ये सभी याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंबोडिया के थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए तो, और जवाब आप लोग देते रहिए, जवाब देते रहिए। और देखिए यह प्रश्न, देखिए ये कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, आपके बुक के पूरे बीच में से पूछा जा रहा है, चैप्टर के बीच में से पूछा जा रहा है। आपको बोले थे ना कि बढ़िया से आपको पढ़ना है, तो परेशान मत होइए, बस हमारा वीडियो देख लीजिए, पूरे वीडियो देख लीजिए, सभी आपको तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हम पूरे एकदम बुक को छान करके एकदम, है ना, मतलब होता है पूरे ढूंढ करके उसमें से अब तब क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार, तो देखिए वाष्प चालित यानी कि वाष्प से चलने वाला इंजन, तो जेम्स वाट ने किया था, आप तो काफ़ी पहले जानते होंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने कब की गई थी, आपको बताए थे, बताइए तो फटाफट बताते रहिए तो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1907 में हुई थी। कब हुई थी, 1907, ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1907 हो जाएगा, है ना। चलिए सभी लोग लाइक कर दिए हैं, बढ़िया बात है। चलिए जवाब देते रहिए। अगला प्रश्न है कि गोलघर कहाँ स्थित है बाबू, गोलघर, तो गोलघर कहिएगा सर पटना में स्थित है, क्योंकि आपने पहले ही हम लोगों को बता दिया है, तो बहुत बढ़िया बात है, हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, और देखिए आपको बता दें कि सब्जेक्टिव भी प्रश्न आपका वीडियो इसी चैनल पे आएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो मिलेगी, नहीं तो वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। सब्सक्राइब करके और बगल में घंटी का आइकन होगा ना, घंटी वाला, उसे दबा लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील जो है वो लागू की थी, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि FD रूजवेल्ट ने। किसने की थी, FD रूजवेल्ट ने। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष जो है वह लागू हुआ था, है ना। तो देखिए इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। हाँ 1804 ईस्वी में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1804 ईस्वी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पहले ही बताए थे और हमारे ऐप में भी अपलोड है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह कब हुई थी, बताइए तो फटाफट बताइए तो। हाँ आप कहिए कि सर आपने बताया है कि 1871 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा,
डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, और ये भी प्रश्न आपको बताया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बताइए तो, जर्मनी में हुआ था, या इंग्लैंड में हुआ था, या फ्रांस में हुआ था, या फिर पोलैंड में हुआ था, कहाँ पे हुआ था बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म। तो देखिए कार्ल मार्क्स के जन्म की बात करते हैं तो कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। हाँ बहुत बढ़िया, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, आप जितने भी सब्जेक्ट का वीडियो अब नहीं देखें ऑफिशियल वाला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न कह रहा है, तो सभी का उत्तर याद कर लीजिएगा बढ़िया से, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो सब्जेक्टिव भी आपका वीडियो आने वाली है, तो आप देख लीजिएगा जरूर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। 1991 में निम्न में से कौन जो था वो अस्तित्व में आ चुका था। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि नई आर्थिक नीति। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नई आर्थिक नीति। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हम सभी का कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन जो है वह प्राथमिक क्षेत्र से जो है वह क्या है, संबंधित नहीं है। मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन या वन। तो देखिए वो क्या है, वह बैंकिंग है। क्या है, बैंकिंग है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ना। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है, जवाब देते जाइए। जिन बच्चों को जवाब पहले पता है तो जवाब हमें देते जाइए, जिससे कि आपको तो बढ़िया से याद भी हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं। हमसे पहले जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, और कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा नीचे, है ना। मन की बातों को मन में दबा करके न रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। ये देखिए कितना मतलब कि घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। तो देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है सीमेंट के, चीन के, आयरन और स्टील के, या वस्त्र के, है ना। तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आयरन और स्टील के, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का जो आशय है वह क्या है, संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या सीमांत आय। ठीक है, कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का जो आशय है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय का जो आशय है वो आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। क्या है, राष्ट्रीय आय, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। बताइए तो फटाफट कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था। तो ये हो जाएगा 1952 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। हमारे एक भी वीडियो न छोड़िएगा, पूरा वीडियो अगर देख लीजिएगा ना, क्योंकि हम आपको 300 प्लस क्वेश्चन का एक सीरीज चलाए हैं। वो 300 प्लस क्वेश्चन का सीरीज ऑब्जेक्टिव का, और उसके बाद से आपको लगातार हम बोले थे ना कि 10 सीट आपको कराएंगे, अपलोड करेंगे। तो 10 सेट में बहुत सारे सेट आपको, सभी सेट अपलोड है। देखिए धीरे धीरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देख लीजिए, है ना। और जो भी वीडियो आती है सभी वीडियो को देखा कीजिए। और 200 प्लस क्वेश्चन के आपको सब्जेक्टिव बताने वाले हैं, तो भी आप देख लीजिएगा, तो आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल देश की मुद्रा है। बंगाल देश की मुद्रा क्या है, रुपया है, डॉलर है, या क्रोना है, या फिर टाका है। क्या है बंगाल देश की मुद्रा। तो बंगाल देश की मुद्रा आप जानते हैं, कहिएगा सर टाका है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है वह क्या है, सरकार की आय, पारिवारिक आय, या सार्वजनिक उपक्रमों की आय, या उत्पादन के साधनों की आय। तो देखिए राष्ट्रीय आय जो है वह सरकार की आय होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो हुआ था कब लागू हुआ था, 1968, 1986, 1984 या 1976। तो कहिएगा कि सर भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण जो कानून जो लागू हुआ था वो कब हुआ था। तो कहिएगा कि सर 1986 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, बी नंबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ बताते रहिए जवाब। बहुत बढ़िया, लाइक करके शेयर करते रहिए, फटाफट से लाइक करके शेयर करते रहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों का भविष्य का सवाल होता है, तो सभी बच्चे के पास पहुंच जाएगा, तो वो बढ़िया से देख लेंगे, सबकी तैयारी हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण, या फिर दीर्घकालीन ऋण, या फिर इनमें से सभी। क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा कि दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन
सी हो जाएगा, यानी कि ऋण का मतलब होता है कर्ज। आगे बात करते हैं। अगला दिया गया है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। और देखिए यह प्रश्न को क्या कर दिया गया है, घुमा करके पूछा गया है। आप सभी से पूछा जाता था, पहले आपको हम बताए थे कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, ऐसा प्रश्न था, लेकिन ये क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। कौन सा अर्थव्यवस्था आपको बताए थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बताए थे ना, तो हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन सी। देखिए हम जो आपको पढ़ाए हैं बताए हैं, अगर अच्छे से पढ़े हैं ना तो वही सभी प्रश्न आएगा, बाकी इधर उधर नहीं आएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस बढ़िया से बस पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है संबंधित है सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से या फिर कृष्णा से। किससे संबंधित है? तो हो जाएगा क्या चीज़? कृष्णा से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, कृष्णा से। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? बताइए। पश्चिमी एशिया, अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर या बंगाल की खाड़ी, कौन हुआ था? तो कहिएगा कि सर बंगाल की जो खाड़ी है वह 26 दिसंबर 2004 को विश्व का ये जो भाग है वो सुनामी से क्या हो गया था? प्रभावित हो गया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है? जो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित हो जाने की, यानी कि रुक जाने की, बाधित हो जाता था, क्या काम होता है उसका, मतलब क्या कारण होता है? केबल का टूट जाना या संचार टावरों की दूरी या टावरों की ऊंचाई में कमी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए केबल का टूट जाना, जब केबल टूट जाता है ना तो इसका कारण होता है मुख्य व्यवस्थित क्या होती है? बाधित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा, केबल का टूट जाना। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, जो बाढ़ है वह क्षति जो है पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को या फिर उपयुक्त सभी को। तो देखिए जब बाढ़ आती है ना, बिहार में तो अधिकतर बाढ़ आती है, जो बाढ़ वाले एरिया से होंगे उनको तो दिक्कत मतलब कि समझ में आ गया होगा कि बाढ़ से फसल की भी तो बर्बादी होती है, पशुओं की भी बर्बादी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि भवन की भी सबसे ज़्यादा बर्बादी हो जाती है ना। दीगर इलाके के जो एरिया के जो लोग होते हैं वहाँ क्या होता है? कटाव होना शुरू हो जाता है, यानी कि पानी का क्या होता है? काफ़ी तेज़ी से बहाव जब शुरू होता है तो अपने साथ मिट्टी को क्या करता है? अपने साथ बहा करके लेके चला जाता है। इस प्रकार वहाँ पे जो भवन वगैरह रहते हैं वो भी उसमें क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भवन भी प्रभावित हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसको उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम जो चतुर्भुज है वह संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या फिर वायु मार्ग से। किससे संबंधित है ये? तो कहिएगा कि सर इससे जो संबंधित है वह है सड़क मार्ग से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जब आप बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, जब बाढ़ आ जाता है तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? गाँव के बाहर, खेतों में या ऊँच भूमि पर या कहीं भी नहीं? तो देखिए बाढ़ आ जाएगा तो गांव के बाहर अगर आप जाइएगा तो क्या होगा? अगर आप बाढ़ के मतलब कि गांव के बाहर अगर चले जाते हैं तो भी तो वही समस्या है। अगर गांव के बाहर आप चले जाएंगे तो थोड़ी ना पानी भाग जाएगा, पानी तो आइबे करेगा, यानी कि बाढ़ तो आएगा ही। ऐसा नहीं होगा कि आप चले जाइएगा, जब गांव से बाहर चला जाएगा तो बाढ़ नहीं आएगा, नहीं, बाढ़ आ जाएगा। खेतों में जाएगा तो जब आपके यहाँ जब बाढ़ आ रही है तो खेतों में तो आएगा, ऐसा थोड़ी ना कि खेत में नहीं आएगा। तो आप कैसे चले जाइएगा वहाँ पे? तो क्या कीजिएगा? आप ऊंच भूमि पर जाइएगा, जिससे कि क्या हो, आपका बचाव हो सके, पानी वहाँ तक नहीं पहुँच सके, यानी कि ऊंच वाले भूमि पर जाइएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वह क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? और ये भी प्रश्न को क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, और आपको हम पढ़ाए थे कि कौन राजनीतिक दल है, मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से पूछते कौन राजनीतिक दल था, ऐसा प्रश्न आपको पढ़ाए थे। अगले देखिए इसमें ऑप्शन कह रहा है, इस के अनुसार देखिए कह रहा है ऑप्शन की भारतीय जनता दल, और उसके बाद कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कह रहा है जनता दल यूनाइटेड, और कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो देखिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाना चाहिए वो आपका सी ही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। जो पंचायत का चुनाव होता है ना, वो कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, या फिर राज्य चुनाव आयोग, या फिर राज्य सरकार? कौन कराता है पंचायत का चुनाव? देखिए काफ़ी बढ़िया ये प्रश्न पूछा गया है, और देखिए प्रश्न को बीच से उठाया जा रहा है, यानी कि जो आपका बुक है ना उसके बीच से उठाया जा रहा है। तो ध्यान से सोच समझ करके जवाब दीजिएगा और बढ़िया से पढ़ लीजिए, है ना। बढ़िया से मेरा हर एक वीडियो देखिए, और ऐप को अपलोड हुआ है जो ऐप, उस ऐप में जो क्वेश्चन अपलोड हुआ है सारी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बस उतना तैयारी कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। और बुक को भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है, साथ में बुक को पढ़ते रहिएगा। कुछ क्वेश्चन डाउट वगैरह होता है तो नीचे कमेंट में पूछते रहिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर बताते रहिए और मिला लीजिएगा अंतिम में आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया है, काउंट करते जाइएगा। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 2075 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश के अतिरिक्त आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी? तो देखिए वो क्या हुआ था कि देश में आतंरिक आपातकाल जो है वो लागू हो गया था, है ना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, और ये भी बताया था आपको। कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, और 2-3 दिन पहले ही शायद बताए थे आपको, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। इसलिए कहते हैं मेरा एक भी वीडियो नहीं देखे तो सारी वीडियो देखिए, नहीं तो दिक्कत होगी। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक है, वहाँ दबा करके सभी वीडियो को एक एक करके देखिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था बाबू? तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेगा कि सर इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो 33 नंबर प्रश्न का वो क्या हो जाएगा? 33 नंबर प्रश्न का आंध्र प्रदेश, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो है कौन मानता है? करें कि सांप्रदायिक, या नारीवादी, या धर्मनिरपेक्ष, या फिर जातिवादी? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कि सांप्रदायिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सांप्रदायिक। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में जो साझेदारी है वह सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, या देश की एकता को कमजोर करती है, या फैसले लेने में देर करवाती है, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है? क्या होती है? जब सत्ता में साझेदारी हो मतलब सही है, मतलब सत्ता में जो साझेदारी है वो क्यों सही है? क्योंकि क्या होना चाहिए? तो उसके क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच क्या करती है? टकराव को कम करती है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य जो उद्देश्य है वह क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, या सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना? तो देखिए नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य जो उद्देश्य है वह क्या है कि लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? और ये प्रश्न आपको हम बताए थे। क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, या फिर छत्तीसगढ़। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी की झारखंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी झारखंड। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक जो राज्य है वह है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, या फिर मेघालय। कौन है बताइए फटाफट। तो 38 नंबर प्रश्न का जवाब, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना जो है वह कौन है?
बताइए फटाफट बताइए। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर की सोन नदी घाटी परियोजना, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सोन नदी घाटी परियोजना। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? देखिए क्वेश्चन ये कहाँ से पूछा गया है ना, ये चैप्टर के बीच बीच से पूछा जा रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर केरल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वह कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? बताइए तो भारत में सबसे लंबा बांध पूछा जा रहा है। भाखड़ा नागल बांध, या नागा अर्जुन सागर बांध, या हीराकुंड बांध, या टिहरी बांध। तो हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन सी। जो लोग लाइक नहीं किए पहले लाइक कीजिए तो फटाफट से। एक लाइक से आपके कई जो बच्चे होंगे उनके पास पहुंच जाएगा, यानी कि आपके दोस्त होंगे उनके पास पहुंच जाएगा वीडियो। लाइक से देखिए वीडियो वायरल होती है, यानी कि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचती है। तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको यह कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। ऐसा नहीं है क्योंकि आपके पास समय कम है और सब्सक्राइब चैनल को ना करें तो आपको वीडियो मिलेगी नहीं, फिर आपकी तैयारी होगी नहीं, फिर आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगा, है ना। इसलिए कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। जो बच्चे नहीं किए हैं वही लोग करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है अगला कि कौन जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो हो जाएगा विद्युत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या हाजीपुर। तो आपको बताया था कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो हाजीपुर है, यानी कि ऑप्शन डी। सभी प्रश्न आपको काफ़ी प्रश्न जो है आपको बताए हैं पहले ही, तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा जो बच्चे हमारे सभी वीडियो देखे होंगे उनको। अगला प्रश्न है कि चावल है खरीफ फसल है, रबी फसल है या फिर जायद फसल है, या इनमें से कोई नहीं है? चावल तो देखिए चावल जो है आपका एक खरीफ फसल है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की जो कंपनी नहीं है? डाबर है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, या सेल है, या फिर टिस्को है? कौन है बताइए कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी जो है वह नहीं है? तो वह हो जाएगा क्या चीज़? सेल। सेल क्या हो जाएगा? सेल। अगला जो है प्रश्न कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? बक्साइड, ऑवरक या फिर लौह अयस्क या फिर तांबा। कौन जो है वह खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑवरक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऑवरक। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम जो है क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर नीली क्रांति। तो उसका नाम है श्वेत क्रांति, यानी कि ऑप्शन सी। क्या नाम है? श्वेत क्रांति। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है प्रश्न कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? यानी कि लीची जो है वो कहाँ पे जो है क्या किया जाता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। दो जिला कौन कहाँ से? पूर्णिया या कटिहार, गया या नवादा, पटना और नवादा, नालंदा या फिर मुजफ्फरपुर और वैशाली। और जिन भी दो जिले में प्रसिद्ध है लीची, वह कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं वहाँ से? कौन कौन बच्चे हैं? आपका नाम, थोड़ा सा अपना नाम लिखिए तो, और उत्तर बताइए फटाफट से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो जो बच्चे मुजफ्फरपुर और वैशाली से जुड़े हुए हैं वो थोड़ा नाम बताएंगे हमें, ताकि जानेंगे हम भी कि मुजफ्फरपुर और वैशाली से कौन कौन जो है वो जुड़े हुए हैं, और हमको लीची जो है कौन कौन खिला रहे हैं। हम आ रहे हैं अभी कभी कभी घूमने के लिए, कभी आएंगे आप बुलाइएगा तो। कौन कौन हमें बुला रहे हैं देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर और वैशाली से हैं, और आप सभी लोग बुलाइएगा तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे आने के लिए। और नहीं आएंगे तो समझिएगा कि आप जहाँ बुलाए हैं वहीं पे हम उपस्थित है ना। हाँ, ऐसा समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? और नए साल में आप लोग हमें पार्टी दिया, हमें बहुत खुशी हुई, सभी को मिलकर के पार्टी दिया था, है ना।
बस मन से पार्टी दिए थे, हम मन से ही आपके यहाँ पे पहुँचे और आप भी हमारे यहाँ पहुँचे। चलिए अगला प्रश्न है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, या फिर बचत कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। क्या नहीं कहलाता है, क्या मतलब अंतर जो है क्या कहलाता है, आय तथा उपभोक्ता का अंतर। तो आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है, उपभोग का अंतर, सॉरी उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। बोलते बोलते कभी कभी गड़बड़ इधर उधर चला जाता है, जुबान ही है। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन जो है व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन जो है, अस्थाई जमा या चालू जमा या अधिविकर्ष या आवृत्ति जमा। क्या है इसमें से आपको बताना है, क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि अधिविकर्ष बैंक, अधिविकर्ष यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। पूंजी बाजार जो होता है उसमें किस प्रकार के बैंकों का लेन देन होता है, किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। अल्पकाल, दीर्घकाल, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट। तो 51 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, दीर्घकाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ध्यान से सुनिए, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। सही बात है भाई, कि देखिए ग्राहक अगर कोई भी दुकान में आता है तो ग्राहक दुकान वाले पे निर्भर कभी नहीं रहता है, दुकान वाले निर्भर उस ग्राहक पे रहते हैं कि ग्राहक आएगा तो हमारा प्रोडक्ट लेकर के जाएगा और हमें क्या होगा, कुछ अर्निंग होगी। क्योंकि ग्राहक है वो कहीं दूसरे जगह भी जा सकता है, लेकिन आप कहीं दूसरा नहीं जाएंगे छोड़ करके, ऐसा नहीं थोड़ी ये चले जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन यह शब्द किसने कहा था ये पूछ रहा है यहाँ पे, मेन बात यह है। तो ये कहती है महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन सी। कौन कहती है, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें से कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, संचार, वित्त, शिक्षा, या फिर यातायात। क्या है आपको बताना है इसमें से 53 नंबर प्रश्न का, तो है शिक्षा। क्या है, शिक्षा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। इसमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला, या फिर प्राकृतिक गैस। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कि ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था बताना है, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, या 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, या 20,000 वर्ष पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो यहाँ पे 25 करोड़ वर्ष पूर्व तो नहीं, 20 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ देना चाहिए लेकिन 25 करोड़ वर्ष पूर्व दिया है। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष पूर्व ही होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए ही होना चाहिए इसका उत्तर, और यही होगा। क्योंकि 20 करोड़ वर्ष वैसे तो आमतौर पे देता है शायद बुक में, लेकिन यहाँ पे 25 करोड़ वर्ष पूर्व कर दिया, यानी कि पहले कर दिया है, तो ठीक है बात है। और उसमें भी आपको वही देता है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए प्रश्न कह रहा है कि इनमें से खरीफ की फसल कौन है। खरीफ की फसल कौन है, फटाफट बताइए। तो खरीफ की फसल कौन है, चावल है, मक्का है, कपास है, इनमें से सभी, बताइए। तो देखिए खरीफ की फसल चावल भी है, मक्का भी है, कपास भी है, इनमें से सभी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, है ना। चलिए अगला प्रश्न, फटाफट बताइए जवाब। इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है। रेशेदार फल, कपास, जूट, गन्ना, या सन। क्या नहीं है इसमें से, तो आपका गन्ना नहीं है। क्या नहीं है, गन्ना। गन्ना रेशेदार फल थोड़ी ना है, नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, या फिर पश्चिम बंगाल। क्या है बताइए तो फटाफट से, बहुत ही शानदार। इसका उत्तर हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन बी गुजरात। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुजरात। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था, मतलब कि कहाँ हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, या फिर इंग्लैंड में।
कहाँ पे हुआ था बताना आपको। गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, तो उसका जो जन्म हुआ था वो था जर्मनी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत जो किसने की थी, हैमिल्टन ने या कैक्सटन ने या एडिसन ने या फिर स्मिथ ने, कौन किए थे बताइए 60 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन बी नंबर होगा कि कैक्सटन ने। कौन, कैक्सटन ने, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, फटाफट बताइए। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, फरवरी क्रांति की, अप्रैल क्रांति की, अक्टूबर क्रांति की, नवंबर क्रांति की, कौन सी क्रांति की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, कौन सा, अक्टूबर क्रांति। देखिए ये नवंबर में हुआ था, लेकिन इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पुराने कैलेंडर के अनुसार उसमें बताया गया है, इसका विवरण किया गया है कि वह घटना अक्टूबर में हुई थी, इसलिए उसे हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, या फिर ट्रॉट्स्की ने, या फिर केरेंस्की ने, कौन किए थे। ये आपको प्रश्न आपको हम बताए भी थे, है ना। तो बताइए फटाफट बताइए, तो क्या हो जाएगा। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रॉट्स्की ने, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1921, 1906, 1929 या 1936, कब हुई थी, फटाफट बताइए। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, 1906 होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है। तो वह कहाँ स्थित है, वह पटना, यानी कि ऑप्शन है ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह कब हुआ था, फटाफट बताइए। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, हाँ तो क्या हुआ था, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि 1857। कब हुआ था, 1857। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपको ये बताना है, तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी बिहार दिवस, 20 जनवरी को, 22 मार्च को, 23 जून को, या फिर 25 अगस्त को, कब मनाया जाता है बिहार दिवस। तो कहिएगा कि सर बिहार दिवस की यदि हम बात करते हैं तो 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया गया था। सबसे बड़े पशु मिलन का आयोजन किया जाता है सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, या फिर भागलपुर में। तो आप जानते ही हैं कि कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो किया जाता है सोनपुर में, यानी कि ऑप्शन ए नंबर। कहाँ पे, ऑप्शन ए सोनपुर में। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा जो है वह स्थित है, आपको ये बताना है। तो वह स्थित है, किसका स्थित है, तो कहिएगा कि सर शेर शाह सूरी का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल मशीन का जो आविष्कार है वह किसने किया था, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कि जॉन की। कौन हो जाएगा, जॉन की। चलिए आगे बात करते हैं। तो जितने लोग पहले लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो मिला करें। अगला प्रश्न है, और सभी वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेडान युद्ध कब हुआ था। सेडान जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, फटाफट बताना है आपको। 1871, 1870, 1848, 1815। तो हो जाएगा क्या चीज़, 1870, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिगेल कौन था। हिगेल कौन था, आपको बताना है। जर्मनी संचालक, राजनीतिक, या दार्शनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपसे ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा कि दार्शनिक थे। अगला प्रश्न,
अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी बढ़िया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर आपको बताया है, तो हो जाएगा हनोई समझौता यानी कि ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? 1905, 1911, 1915 या 1942। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर 1900 क्या चीज 5 क्या हो जाएगा? 1905। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किस भूकंपीय तरंग की गहनता जो होती है सबसे कम होती है? पी तरंग की, एस तरंग की, एल तरंग की या फिर टी तरंग की? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर में कि एल तरंग की। किस कौन सी तरंग की? एल तरंग की यानी कि ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है ना? और यही प्रश्न को पूछा जाता है कि किस जल की कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। बात वही है या निहित है? तो कितना हो जाएगा आपको बताए थे, बताइए तो फटाफट। तो कहेगा कि सर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि लगभग 95% तक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना जो है वह नहीं है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या फिर पुनपुन नदी? कौन सी नदी है बाबू? तो कहिएगा कि पुनपुन नदी यानी कि ऑप्शन डी। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि गेहूं फसल है, गेहूं जो फसल है वो कौन है? खरीफ है, रबी है, जायद है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए गेहूं जो फसल है वो एक रबी फसल है यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किसने इनमें से किसने किया था? तो फटाफट आपको बताना है। अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए फटाफट से और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो मिले। कई बार आपको हमने बोल दिया है ना, तो जरूर कर लीजिएगा और सारी वीडियो देखिए। ओके, चलिए इसका उत्तर की बात करते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका क्या चीज़? ऑप्शन बी नंबर की पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ऑप्शन बी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियो देखिए और सब्जेक्ट का ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर की नहीं जानते हैं तो सारी वीडियो देख लीजिए, चैनल पे इस अपलोड है।